गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक कुल 3 लेसन पढ़ चुके हैं। हमने पहली कविता पढ़ी थी, उसके बाद हमने दूसरी और तीसरे नंबर पे 2 कहानियाँ पढ़ी हैं। बच्चों, हमने 6 में जो ये तीसरा लेसन पढ़ा था वो है नादान दोस्त। बच्चों, हम नादान दोस्त जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सुंदर कहानी है, एक बच्चों की नादानी को प्रस्तुत करने वाली, जिसमें केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा चिड़िया के 3 अंडों को देखकर बड़े उत्साही होते हैं और नादान बुद्धि में ये भूल जाते हैं कि चिड़िया के अंडों को हाथ लगाने से चिड़िया उन अंडों को नष्ट कर देती है, क्योंकि शायद उन्हें ये बात किसी ने बताई ही नहीं थी। इसीलिए नादानी में वो उन चिड़िया के अंडों को यद्यपि सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये नादानी उन चिड़िया के अंडों के लिए दुखदाई हो जाती है। तो हमने पढ़ा था कि कैसे केशव उन चिड़िया के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए टोकरी की छाँव बनाता है, प्याली में पानी रखता है, दाने रखता है और किस तरह से कपड़े के बिछौने पर उन अंडों को सुरक्षित रखता है। लेकिन जैसे ही चिड़िया को ये बात ज्ञात होती है कि उसके अंडों को किसी ने छू लिया है, वैसे ही वो अंडों को तुरंत नीचे गिराकर नष्ट कर देती है। इस बात का केशव को बहुत लंबे समय तक खेद रहता है और वह यही सोचता रहता है कि उन 3 अंडों की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं है। बच्चों, बात भी सत्य है कि नादानी में हम यदि किसी के भले का सोच रहे हैं तो ये कदापि ज़रूरी नहीं है कि आप जो भला किसी के लिए कर रहे हैं वो उसके लिए भला ही हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यद्यपि दया और सहानुभूति का भाव होना चाहिए, लेकिन पक्ष की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। जो आपका मुख्य संदेश है इस कहानी का, वो कहानी का संदेश क्या है बच्चों? कि इस कहानी में जो मुख्य रूप से एक संदेश छिपा हुआ है, वो संदेश क्या है बच्चों? विशेष रूप से आप उस संदेश पर ध्यान दीजिए कि संदेश क्या है। कि कहानी से हमें जो संदेश प्राप्त हुआ है वो यही है कि दया या सहानुभूति दया या सहानुभूति दया या सहानुभूति दिखाने से पहले हमें पक्ष की प्रतिपक्ष की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अब बच्चों, पहला जो मुख्य संदेश है वह यही है कि दया दिखाने से पहले हमें प्रतिपक्ष की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और वहीं जो दूसरा संदेश है वो ये है कि नादानी में भी हमें बिना सोचे समझे
हमें सदैव विवेक से सोचना चाहिए, एवं बड़ों से भी पूर्णतः बड़ों से भी अच्छी तरह सहयोग लेकर निर्णय लेना चाहिए। अब बच्चों, ये विशेष बात है कि जब भी हम किसी के भी प्रति दया दिखाएं तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिपक्ष की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हमें सदैव विवेक से सोचना चाहिए एवं बड़ों से भी अच्छी तरह सहयोग लेकर निर्णय लेना चाहिए। ये बच्चों कहानी यद्यपि पूरी तरह से बच्चों की नादानी पर टिकी है, लेकिन उनकी नादानी 3 बच्चों की मृत्यु की जिम्मेदार है, अर्थात वो उनकी ज़िंदगी छीन लेती है। यद्यपि उनको इस बात का पछतावा भी है। केशव आजीवन यह सोचता रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम सुधार नहीं सकते हैं। अब बच्चों, हम आज इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? तो बच्चों, हमारा चैप्टर जहाँ शुरू हुआ था उस चैप्टर की शुरुआत में ही इन प्रश्नों के उत्तर थे कि अंडे कैसे होंगे, अंडों से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, चिड़िया उन्हें दाना कैसे खिलाएगी। हमने काफ़ी चीज़ें इसमें प्रश्न में पढ़ी थी कि किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वो क्या खाएंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे, उनके पर कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा होगा आदि उनके प्रश्न मन में जागृत हो जाते हैं। वहीं अगला प्रश्न है बच्चों कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना, पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? तो उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी, दाना, पानी मंगाकर कॉर्निस पर इसीलिए रखे थे क्योंकि चिड़िया ने जो अंडे दिए थे, ऐसा केशव चाहता था कि उन अंडों की वह रक्षा कर ले और कहीं भी उन अंडों से निकलने वाले बच्चों को इस प्रकार की असुरक्षा या इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो जैसे कि बच्चों की ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं बच्चों, वो ये चाहते हैं कि उनको असुविधा ना हो, तो वो स्वयं के आधार पर उन चिड़िया के बच्चों को भी देख रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि श्यामा, इसी प्रकार से केशव ने श्यामा से कहा कि चिथड़े, टोकरी, दाना, पानी आदि कॉर्निस पर रख देंगे, जिससे कि टोकरी से चिड़िया के अंडों से निकलने वाले बच्चों को छांव मिलेगी, वहीं दाना पानी खाकर वो अपनी भूख पर प्यास शांत कर लेंगे और चिथड़े पर आराम से सो सकेंगे। तो ऐसे उनकी यद्यपि नादानी के ये भाव थे, लेकिन फिर भी दया तो इसमें दिखाई देती है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब बच्चों, ये उत्तर बिल्कुल साफ है, आप पढ़ चुके हैं कि वास्तव में केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं की, बल्कि एक तरह से नादानी को प्रकट किया है। इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त इसीलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे दूसरों की सहायता के बारे में सोचा।
उन्होंने सोचा कि चिड़िया के अंडों को यदि वे इस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित ही चिड़िया को फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन्हें ये बात ज्ञात नहीं थी कि चिड़िया के अंडों को छूने से वो चिड़िया फिर उन अंडों को सेती नहीं है, अर्थात वो उन्हें छूती नहीं है और फिर उन अंडों को वो नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट करती है कि उन्होंने उनकी सुरक्षा नहीं की, बल्कि उन अंडों के साथ नादानी बरतकर उनकी हत्या का पाप भी अपने सिर पर ले लिया। अब बच्चों, जो अगले प्रश्न है वो है कहानी से आगे। अब कहानी से आगे के प्रश्न जो हैं वो अनुमान पर ही होते हैं, जैसे कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो हम ये तो पहले भी प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने सोचा अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, उन बच्चों का कैसा घोंसला होगा, वो कैसे उड़ेंगे, उनके पर कैसे निकलेंगे, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते। अब बच्चों, बच्चे सब समान होते हैं, आपके मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे। यदि आपके मन में कुछ और प्रश्न हैं तो आप भी उन्हें अलग से अपनी फेयर कॉपी में इन प्रश्नों को नहीं करना है। ये बच्चों ध्यान देना है, ये क्वेश्चन केवल उत्सुकता को समाप्त करने के लिए या उत्सुकता का समाधान निकालने के लिए होते हैं। तो उत्सुकता का समाधान तभी निकलेगा जब आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजेंगे, और ये स्वयं के लिए ही हैं, किसी दूसरे के उत्तर इनमें नहीं मिलते हैं। आपको जो कॉपी में करने हैं वो अभ्यास प्रश्न शुरू के तीनों करने हैं और भाषागत में जो मैं बताऊं वही प्रश्न करने हैं। कहानी से आगे के अनुमान और कल्पना के प्रश्न आपको नहीं करने हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। अब बच्चों, ये प्रश्न आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस प्रश्न में साफ लिखा है कि वो दोनों बाहर क्यों निकले थे। आपको कहानी में पता लगा है, वो दोनों चिड़िया के अंडों को सुरक्षित दृष्टि से रखने के लिए कुछ उपाय करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकले थे। माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया, क्योंकि दोनों ही डरे हुए थे। श्यामा सोच रही थी कि यदि उसने बता दिया तो भैया बहुत मारेगा, और भैया सोच रहा था कि यदि श्यामा ने कुछ बोल दिया तो आज उसकी खैर नहीं है। दोनों डरे हुए थे, लेकिन दोनों ही चिड़िया के अंडों की ये बात छिपाकर अपनी माँ से इस प्रकार का जो उन्होंने अच्छा काम किया था, वो चाहते थे कि ये भला काम करके वो बाद में अपनी माँ को बताएं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी नादानी ही है। प्रेमचंद की इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया है। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो बच्चों, आप भी बहुत अच्छे शीर्षक बना सकते हैं। जैसे मैंने जो शीर्षक सोचा है वो बचपन की नादानी, क्योंकि बच्चे बचपन में ही नादानी करते हैं। यदि बड़ी उम्र में या जवानी में या बुढ़ापे में कोई व्यक्ति नादानी करे तो उसे नादानी नहीं, मूर्खता कहा जाता है। इसलिए बचपन की नादानी इसका शीर्षक हमारी तरफ से उचित माना जाएगा। अब है अनुमान और कल्पना के प्रश्न। तो बच्चों, ये प्रश्न जो हैं ये आपको नहीं करने हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद अपने मस्तिष्क से खोजेंगे, और यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है या आपको उसका समाधान नहीं मिलता है, वैसे बच्चों अनुमान और कल्पना के प्रश्न घर के बड़ों से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनुभव उनके ही जीवन धारा से जुड़े हुए हैं, तो आपको उनसे भी सहायता लेनी चाहिए। जैसे कि इस कहानी के संदेश में भी हमने देखा है कि हमें सदैव विवेक से सोचना चाहिए एवं बड़ों से भी अच्छी तरह सहयोग लेकर निर्णय लेना चाहिए। तो यही बात है कि आपको भी अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में अपने से बड़ों का सहयोग लेना है। अब है भाषा की बात। श्यामा ने माँ से कहा, मैंने आपकी बातचीत सुन ली। माँ के लिए हो रहा, जब ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी माँ के लिए
तीसरे के लिए होता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में आपको तीनों प्रकार के सर्वनाम जो पुरुषवाचक के भेद हैं। अब बच्चों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि सर्वनाम जो है उसके 6 भेद होते हैं, लेकिन 6 भेदों में जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों जो 3 भेद हैं, उन 3 भेदों में पहला भेद है प्रथम पुरुष, प्रथम या उत्तम पुरुष। फिर दूसरा भेद है मध्यम पुरुष या मध्य पुरुष, और तीसरा भेद है अन्य पुरुष। बच्चों, ये संस्कृत के जब आप लकार पढ़ते हैं तो लकार आपने जो पढ़े होंगे, अच्छे से ध्यान होगा, उनमें भी होते हैं ये कि प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसमें आप कैसे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उत्तम पुरुष पहले लिख रहे हो तो वो लिख लो, तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि आपका जो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष है कि यहाँ उसे आप उत्तम भी कह सकते हैं और प्रथम भी कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में आपका उत्तम पुरुष रहता है। अब देखिए, हम ध्यान से देखते हैं कि उत्तम पुरुष में हम से संबंधित यानी मैं से संबंधित शब्द आते हैं। तो मैं से संबंधित, ये मैं से संबंधित है, और ये है तुम से संबंधित। वहीं अन्य पुरुष है वह से संबंधित। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, जो बात यहाँ कही गई है उस बात से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं से संबंधित यानी मैं, हम दोनों, हम सब, इस तरह के आप, इस तरह के जो शब्द होंगे वो उत्तम होंगे। वहीं मध्य पुरुष तुम, तुम दोनों, तुम सब, इस तरह के शब्द मध्यम पुरुष होंगे। अन्य पुरुष में वह, उसका, उसकी, इस तरह के शब्द जो हैं वो किस में आएंगे, आपके अन्य पुरुष में। अब इसमें नीचे उन्होंने कहा है कि तीनों जो भेद हैं पुरुषवाचक के, उन पर आपको क्या करना है, रेखा खींचनी है। तो बच्चों देखिए, पूरा पैराग्राफ यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, तो उन्होंने को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि उन्होंने शब्द जो है वो आपका कौन सा है, उन्होंने बना उसने से, उसने यानी उन्होंने, तो आपका हो गया अन्य पुरुष। ये तो हुआ अन्य पुरुष। वहीं आपका जो अगला है वो है कि उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने, अब ये उसने शब्द जो है, ये उसने शब्द भी आपके वह के लिए है, जो मतलब आपका वह से संबंधित अन्य पुरुष है, उससे ही संबंधित कहा जाएगा। दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो अब मैं शब्द जो है वो आपका उत्तम पुरुष है। तो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं। तो अब यहाँ जो मुझे शब्द है वो मुझे शब्द भी इससे संबंधित है। तो बच्चों, इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं। अब अगला प्रश्न है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा।
यहाँ रेखांकित शब्द क्रम से बच्चे, सब्जी, अंडा ये गुणवाचक विशेषण हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि गुणवाचक विशेषण का एक भेद है। तो गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ शब्द है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण तो गुणवाचक विशेषण का मतलब है संज्ञा व सर्वनाम के गुणों का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये बात है कि गुणवाचक विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो गुणों का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब आपको ऐसे 4 सेंटेंस बनाने हैं जो 4 सेंटेंस किसको प्रकट करते हैं? गुणवाचक विशेषण को प्रकट करते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा है तगड़े बच्चे, तो आप कर दीजिए समझदार बच्चे। उदाहरण कैसे देंगे? समझदार बच्चे। तो बच्चों ये शब्द तो आपका हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष्य। ठीक उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस बनाइए। चतुर बालक। तो ये आपका हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष्य। तो बच्चों बहुत आराम से आप इस तरह से गुणवाचक विशेषण बना सकते हैं। ऐसे ही 4 बनाने हैं, जैसे कि गुणवान पंडित, आप लिख दीजिए गुणवान पंडित। तो गुणवान शब्द जो है ये विशेषण है, और पंडित शब्द जो है वो विशेष्य है। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के 4 उदाहरण देने हैं। तो अब 3 तो हमने लिख ही दिए। आप लिख दीजिए महान आदमी या महान आत्मा या महान विद्वान, किसी भी तरह से आप गुणवाचक विशेषण बता सकते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आते हैं? किसी मोटा, पतला, काला, गोरा, और इस तरह के जो किसी की अवस्था को, किसी की दशा को, किसी के रंग को, रूप को जो हमको प्रकट करे, उस सब गुणों में आते हैं। जैसे कि मोटा आदमी, पतली लड़की, इस तरह के कोई भी उदाहरण आप यहाँ दे सकते हैं। नीला आकाश, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है बच्चों कि हम जो भी व्याकरण पढ़ रहे हैं वो हमें कॉपी में अवश्य करनी है, क्योंकि व्याकरण तो करनी ही पड़ेगी, आपको छोड़नी नहीं है। और व्याकरण इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि व्याकरण करने से हमारा व्याकरण का पक्ष उज्जवल हो जाएगा। बच्चों व्याकरण हर भाषा की नींव है, इसलिए व्याकरण को छोड़ना नहीं है। अब यही है अगला प्रश्न कि केशव ने झुंझला कर कहा
केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा उठा। केशव ने टोकरी को टहनी से टिका कर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ और 5-6 क्रिया विशेषणों के उदाहरण देने हैं। तो इस तरह के शब्द उसमें आने चाहिए। अब इस तरह के शब्द कैसे, जैसे केशव ने झुंझलाकर कहा, तो आप ऐसे इनको जोड़ते हुए या ऐसे ही शब्दों को जोड़ते हुए 5 उदाहरण और लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे क्रिया विशेषण के और उदाहरण? अब जैसे कि शब्द है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण लिखने हैं। बच्चों क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आपको ऐसे ही कुछ शब्द जोड़कर लिखने हैं, जैसे कि वह धीरे से हंसा, तो यहाँ ये धीरे से शब्द जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखें तो देखिए, वह घबराकर चल दिया। अब घबराकर शब्द जो है ये आपका रीतिवाचक है। वह घबराकर चल दिया। वह मुस्कुरा कर बोला। अब बच्चों ये सारे शब्द जो हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। इस तरह के शब्द आप भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको वाक्य बनाकर ही लिखने चाहिए, तो आप खुद भी ऐसे शब्दों को देखकर बना सकते हैं। वह धीरे से हंसा, वह घबराकर चल दिया, वह मुस्कुराकर बोला। तो बच्चों ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब बच्चों जो लास्ट प्रश्न है उसमें है कि आपको नीचे पैराग्राफ पढ़कर उसमें उचित जगह विराम चिन्ह लगाने हैं। अब जो उचित जगह हमें विराम चिन्ह लगाने हैं वो देखिए, आपने वैसे छोटी क्लासों में विराम चिन्ह पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हमें विराम चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ मैं बोलती जाऊँगी, आप लगाते जाएंगे, उसी समय एक खोमचा वाला दिखाई दिया तो पूर्ण विराम लगेगा। 11 बज चुके थे तो बज चुके थे के बाद में एक अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, वो अल्प विराम लगेगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम लगाइए। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले खोमचे वाले। अब पंडित जी ने बुलाया के बाद में अल्प विराम लगाइए, उसके बाद में खोमचे वाले खोमचे वाले। अब खोमचे वाले के बाद में संबोधन चिन्ह लगेगा। देखो बच्चों ये होता है पूर्ण विराम, फिर इसको तो हम पूर्ण विराम कहते हैं, और वहीं जो हम अल्प विराम बोल रहे हैं वो कॉमा है, इसको अल्प विराम कहा जाता है। और किसी के नाम के लिए या किसी को बुलाने के लिए जो संबोधन लगता है उसके लिए ये संबोधन का चिन्ह है। और बच्चों यही संबोधन का चिन्ह
विस्मय का चिन्ह भी है। तो जब किसी के पुकारने के लिए लगता है तो इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। जब किसी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए लगता है तो इसे विस्मय सूचक भी कहा जाता है। फिर वो कह रहा है कहिए क्या दूं। तो कहिए क्या दूं के आगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है बच्चों आपका ये होता है। तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या दूं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। उसी के आगे लिखा है अन्न जल छोड़ना, भूख लग गई ना। अब वो कह रहा है कि कहिए क्या दूं, उसके बाद प्रश्नवाचक, भूख लग आई ना तो अल्पविराम लगाना है। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, फिर कॉमा लगाना है यानी अल्पविराम लगाना है। हमारा आपका नहीं मोटे राम। अब मोटे राम के आगे आपको संबोधन चिन्ह लगाना है। उसके बाद में अभी क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, कि यहाँ किसी साधु से क्या हम कम हैं। तो ये प्रश्न है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चाहे तो महीने पड़े रहें भूख ना लगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा हो गया आपका जो वाक्य है तो आपको क्या करना है, पूर्ण विराम लगा है। तो तुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है। अब बुलाया है के बाद में की लगा हुआ है। तो बच्चों की का मतलब स्पष्टीकरण। तो की से पहले कॉमा लगाना है यानी अल्प विराम लगाना है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे तो देखूं कि वहाँ क्या रेंग रहा है। फिर आपका कुप्पी मुझे दे दे तो दे दे के बाद में कॉमा यानी अल्पविराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है। तो क्या रेंग रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भय होता है तो पूर्ण विराम। तो देखिए बच्चों इतने से सेंटेंस में आपको इतने सारे विराम चिन्ह लगाने हैं। यदि आपको विराम चिन्ह के बारे में और अधिक उत्सुकता हो तो नियमित कक्षाओं के दौरान आपको ये समझा दिया जाएगा। बच्चों कोई भी बात चाहे वो कही जाए चाहे लिखी जाए, बिना विराम चिन्हों के यदि निरंतर गति से बोलते चले जाएं तो उस बात का महत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि ना तो वो बात अच्छे से समझ में आती है और ना ही फिर उसको समझाना सरल हो पाता है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हमें लेखनी में भी और मौखिक रूप से भी करना ही चाहिए। तो बच्चों आज आपके ये क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। व्याकरण के प्रश्नों में आपको जो प्रश्न करने हैं, शुरू में जो अभ्यास प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में आपको कोई प्रश्न नहीं करना है, लेकिन कहानी से आगे के प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि वो आपकी कहानी से संबंधित हैं। फिर जो भाषा के प्रश्न हैं उन भाषा के प्रश्नों में भी आपको सर्वनाम वाले प्रश्न करने हैं, फिर गुणवाचक विशेषण वाला प्रश्न भी करना है और क्रिया विशेषण वाला प्रश्न भी करना है। और रही बात ये पैराग्राफ में विराम चिन्ह लगाने की, ये आप पाठ्य पुस्तिका में ही लगा कर रखें, इसे कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जीवन में आपको भी केशव और श्यामा जैसी ऐसी नादानी नहीं करनी है, और ये ध्यान रखना है कि दया दिखाने से पहले इस बात का ज्ञान कर लेना चाहिए कि वो हमारी दया का पात्र है भी या नहीं। धन्यवाद।